हम्म, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल दीप एजुकेशन में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन वाइज ज्योग्राफी की सीरीज। और जिसको भी MTS, आर्मी अग्निवीर, GD, क्लर्क, UPP जिसकी भी प्रिपरेशन करनी है उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो हम शुरू करते हैं और सभी लोग कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं सभी को। हाँ, थोड़ा लेट हो गया है वीडियो, थोड़ा सा। राउडी बाबा आ गए हैं। चलिए और सभी लोग कंफर्म कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? ऑप्शंस हैं हेरोडोटस, एनेक्सिमेंडर, इरेटोस्थनीज या हिकेटियस। जय हिंद। शिवम कुमार जय हिंद। राउडी बाबा बहुत लेट हो गए। शिवम कुमार ए बोल रहे हैं। विष्णु चौधरी, राम जी ऑप्शन में नहीं है बेटा, जो ऑप्शन में वो बताइए। हेरोडोटस, एनेक्सिमेंडर, इरेटोस्थनीज या हिकेटियस। और वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे सभी लोग फटाफट जुड़ जाएं। देखिए, बी नहीं है, इसका आंसर है इरेटोस्थनीज। ये कहलाते हैं फादर ऑफ द ज्योग्राफी, भूगोल के जनक। देखिए, सेक्शन वाइज है, ज्योग्राफी का है आज ये वीडियो और आपको कल हिस्ट्री का मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की? सौर प्रणाली की खोज किसने की, यानी कि सौर मंडल की खोज किसने की? गैलीलियो, JL बेयर्ड, कॉपरनिकस या केपलर? गैलीलियो, JL बेयर्ड, कॉपरनिकस या केपलर? सौर प्रणाली की खोज। नंदलाल जय हिंद। जय हिंद। शेयर कीजिए वीडियो को फटाफट और सभी लोग जुड़ जाइए और आंसर दीजिए। सौर प्रणाली की खोज किसने की? JL बेयर्ड, कॉपरनिकस, केपलर या गैलीलियो? लक्ष्मण जी सी बता रहे हैं। देखिए, JL बेयर्ड ये सौर प्रणाली के खोज करता है। कॉपरनिकस नहीं है नंदलाल, JL बेयर्ड है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया, यानी जो ग्रह सर्कुलर मोशन में गति करते हैं वो किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, न्यूटन, केपलर, कॉपरनिकस या गैलीलियो। जावेद अहमद सी, पवन सिंह गंधर्व, जय हिंद बेटा। वीडियो को शेयर कीजिए और आंसर दीजिए। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन, केपलर, कॉपरनिकस या फिर गैलीलियो? देखिए, इसका आंसर है केपलर। केपलर ने दिया था ग्रहों की गति का नियम। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं।
सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? ये तो सभी को पता होना चाहिए, मेरे ख्याल से सभी को ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 7, 8, 5 या 6। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? 7, 8, 5 या 6? फटाफट आंसर दीजिए। राउडी बाबा 7 बता रहे हैं, और बताइए। नंदलाल 7, सभी लोग का 7 आंसर आ रहा है। देखिए आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 8 ग्रह। 7 नहीं है, 8 ग्रह हैं। पहले 9 हुआ करते थे, फिर जो प्लूटो है उसको बौना ग्रह घोषित किया गया, वो ग्रहों की श्रेणी से बाहर हो गया, और उसके बाद हमारे पास 8 ग्रह बचे। तो इस वक्त हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। पांच नहीं है, तनुज जाट जानबूझ के गलत दे रहे हो ना, 5 ही लगा के आना एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, यानी ट्विन ऑफ अर्थ? अर्थ की जुड़वा बहन या अर्थ की बहन बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति, इनमें से क्या होगा? पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? आंसर दें आप लोग जल्दी जल्दी। शुक्र, नंदलाल जी का आया है शुक्र 2, राउडी बाबा 2। हाँ, तो जिनका आंसर है शुक्र या ऑप्शन नंबर 2, ये सही है। शुक्र ग्रह को अर्थ की ट्विन या पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, आज थोड़ा स्पीड में काम करेंगे, तो आप लोग भी जल्दी जल्दी हमें आंसर सेंड कीजिए। किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं? किस ग्रह को शाम का तारा, इवनिंग स्टार कहा जाता है? मंगल, शुक्र, पृथ्वी या बुध, किसको कहा जाता है शाम का तारा? सूर्य के चारों ओर, भावेश कुमार क्या है आपको? सूर्य के चारों ओर क्या बोल रहे हैं बेटा? 8 ग्रह हैं। किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं? बी आ रहा है सभी का लगभग, तो ये शुक्र, ये सही है। शाम का तारा शुक्र को कहते हैं, और इसे भोर का तारा भी कहते हैं, यानी स्टार ऑफ इवनिंग एंड मॉर्निंग। सुबह का और शाम का तारा शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, चलो 7वां क्वेश्चन। ये गलत लिख गया है, ट्राइटन नहीं है, टाइटन है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? नेपच्यून, यूरेनस, शनि या शुक्र? टाइटन जो है ये पूछ रहा है कौन से ग्रह का उपग्रह है या कौन सी प्लेनेट का सैटेलाइट है, ये हमें बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। हाँ नंदलाल भाई, भोर का तारा भी बोलते हैं इसी को। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए आप लोग। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? आंसर अभी तक 7 का बी आ रहा है सबका, यूरेनस। और बताइए भाई, सुमित गंगवार का ए आया है, तनुज जाट का ए आया है। देखो जो शनि है इसका उपग्रह है टाइटन। टाइटन जो है ये शनि का उपग्रह है, इसका सैटेलाइट है। और अगर बात की जाए सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह
तो ये है गैनीमीड। गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है और ये किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये है बृहस्पति का। बृहस्पति यानी जुपिटर। ठीक है, चलिए जी, शनि का है ये पौरुजलित। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है? यानी जो ऊर्जा मेजर है या बिग बियर है ये क्या है? तारा है, नक्षत्र मंडल है, ग्रह है या उपग्रह है? भावेश जोशी, शनि जी। शनि का उपग्रह है टाइटन। चलिए इसका बताएंगे आप लोग। ऊर्जा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का क्या है? ये तारा है, बिग बियर, ये तारा है, नक्षत्र मंडल है, ग्रह है या फिर उपग्रह है? अरुण कुमार का आंसर बी आया है। और भाई मुझे नहीं पता, मून के नीचे दिख रहा था कि नहीं। आप लोग इसका आंसर दीजिए, आज जल्दी जल्दी खत्म करेंगे क्लास। देखिए जिनका आंसर बी है या 2 है, ये नक्षत्र मंडल है। जो हमारे नक्षत्र हैं उनका ये नाम है बिग बियर। कितने तारे हैं नक्षत्र में, हमारे नक्षत्र मंडल में? है किसी को जानकारी? चलो कमेंट में बताइएगा नक्षत्र मंडल में कितने तारे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, प्रतिवर्ष किसके आसपास पृथ्वी सूरज के करीब होता है? यानी प्रतिवर्ष कब, यानी किस मंथ के आसपास पृथ्वी जो है सूर्य के करीब होती है? चलो ऑप्शन आपके पास 3 जुलाई, 3 मई, 3 जनवरी या 3 मार्च। किस समय पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे करीब होती है या सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब होता है? ऑप्शंस हैं 3 जुलाई, 3 मई, 3 जनवरी, 3 मार्च। सब में 3-3 है। जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग। सबका आंसर आ रहा है सी, 3 जनवरी जी। जिनका आंसर सी है एकदम करेक्ट है। 3 जनवरी को कुछ ऐसी कंडीशन होती है, यहाँ पे सूर्य है और अर्थ जो है ये इस जगह पे होती है। ये कंडीशन होती है अर्थ की 3 जनवरी को। ठीक है, फिर जब इधर आती है तो इसकी डिस्टेंस बढ़ने लगती है। इलिप्टिकल शेप होता है और इलिप्टिकल शेप में अर्थ सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? बदलियां भी ठीक है, बादलों कर लेंगे इसको कि सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से मिलकर बना है कौन सा ग्रह? शुक्र, नेपच्यून, मंगल या अरुण? शुक्र को वीनस कहते हैं इंग्लिश में, इसको मार्स कहते हैं और अरुण को क्या कहते हैं? यूरेनस कहते हैं। तो आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से मिलकर बना होता है? देखिए किसी का आंसर आया अभी तक? अभी तक नहीं आया। कोमल संधू डी बता रहे हैं। रौनक ए। हाँ तो रौनक जी आपका सही है। शुक्र जो है ये इन बादलों से मिलकर बना होता है या गैसों के बादल होते हैं, इसीलिए शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। इन्हीं बादलों की वजह से सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह की बहुत सारी खूबियां निकल आई हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 11वां। सूर्य के बाह्यतम ग्रह को कहते हैं? सूर्य के बाह्यतम, सूर्य के बाह्यतम थोड़ा सा, हाँ
हाँ ठीक है। सूर्य के सबसे बाहर जो कौन सी कक्षा होगी? सूर्य के बाह्यतम ग्रह। कुछ गड़बड़ है इसमें, एक सेकेंड। ये ग्रह नहीं है, ये परत है। जो सूर्य की आउटर मोस्ट लेयर होगी, सबसे बाहरी परत, उसको हम क्या कहेंगे? वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, कोरोना या स्थल मंडल? क्या कहेंगे इनमें से? वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, कोरोना या फिर स्थल मंडल? क्या कहेंगे? सुमित बोल रहे हैं बी, प्रकाश मंडल। और बताइए भाई। रौनक ने डी बताया है, विष्णु चौधरी ने बी बताया है। और आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। प्रदीप ने सी बताया है। हाँ जी, और बताएं आंसर। फोन की क्वालिटी अपनी ठीक कर लो, 360 पे लगा लो अपनी फोन की क्वालिटी। जूम कैसे करें इसको? पढ़ रहे हैं उससे सुन लो। जो सूर्य की आउटर मोस्ट लेयर है उसको क्या कहते हैं? वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, कोरोना या स्थल मंडल? नंदलाल यादव सी। चलो, जिनका आंसर भी सी है, कोरोना, उनका सही है। जो सूर्य की आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है कोरोना, है ना। जो कोरोना बीमारी थी उसका नाम भी इसी के तर्ज पे रखा गया था, क्योंकि कोरोना वायरस का डिजाइन भी लगभग इसी टाइप का था। जो सबसे अंदर की लेयर होती है ये वर्णमंडल होती है, और उसके बाद की जो लेयर होती है ये प्रकाश मंडल होती है, और लास्ट की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है कोरोना। ठीक है भाई। चलो अगला 12वां प्रश्न देखते हैं। आकाश का सबसे चमकदार तारा। आकाश का सबसे चमकदार, आकाश कहें या अंतरिक्ष कहें एक ही बात है, सबसे चमकदार तारा है कौन सा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, बर्नार्ड, नेबुला या सीरियस? सूरज शर्मा सबका क्या? बेटा कोरोना बीमारी है, इग्नोर गेमर, बीमारी थी, लेकिन जो नाम लिया गया है वो सूरज के कोरोना से ही उसका नाम लिया गया है, क्योंकि कोरोना का जो वायरस है उसका स्ट्रक्चर सूर्य के कोरोना जैसा ही था। ठीक है, इस वजह से उसका नाम है। चलिए 12वें का बताइए आप लोग। डी बता रहे हैं सभी लोग 12वें का। चलो सही कर देते हैं तुम्हारा। डी सीरियस जो है ये अंतरिक्ष का, हमारे आकाश का सबसे चमकदार तारा है, यानी जो अभी तक हम देख पाए हैं उनमें से जो सीरियस है ये सबसे चमकदार तारा है। अगर प्रॉक्सिमा सेंचुरी की बात की जाए तो हमारी जो आकाशगंगा है, गैलेक्सी, उससे सबसे करीब का तारा है ये। ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पुरुषोत्तम डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13वां। हैली धूमकेतु का आवर्त काल होता है। हैली धूमकेतु का आवर्त काल होता है, क्वेश्चन मार्क है, यानी कितना होता है? 66 वर्ष, 76 वर्ष, 86 वर्ष या 96 वर्ष? आवर्त काल यानी वही पूरा चक्कर कितने टाइम में लगाता है, एक जगह से स्टार्ट होके वापस उसी जगह पे कितने साल में ये आएगा। जैसे पृथ्वी का आवर्त काल की बात करें तो ये 1 साल है, 365 दिन। तो हैली धूमकेतु जो है इसका आवर्त काल कितना है, आप बताएंगे? किसी का आंसर आया? जावेद बी 76। और बताएं? नंदलाल भी 76। और आप लोग बाकी लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? 76। तनुज भी 76। चलो 76 जो है हैली धूमकेतु का आवर्त काल है, 76 वर्ष, ये सही है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 14वां। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, साइज में जो सबसे छोटा है सौर मंडल का, कौन सा ग्रह है? बुध, शुक्र,
मंगल, पृथ्वी। मुझे नहीं लगता ये प्रश्न किसी को ना आता हो, सभी को पता होगा इसका आंसर। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। ए ए ए पंकज तिवारी, राम 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 राम, बड़ा लेट हो गए। फटाफट अब वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग। चलो, सौर मंडल का जो सबसे छोटा ग्रह वो बुध है, और सूर्य के सबसे नजदीक भी बुध है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ए है पंकज जी, ए है 16th क्वेश्चन। 15th, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? सबसे अधिक ठंडा, कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है? कौन सा है सबसे ठंडा प्लैनेट सौर परिवार का? नेपच्यून, पृथ्वी, मंगल या बुध? आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। सभी लोग सी बता रहे हैं, सी यानी मंगल। और बाकी लोग? इग्नोर गेमर जी बता रहे हैं 1 यानी ए। महाकाल आर्मी सी, पंकज सी। सबसे ठंडा ग्रह की बात की जा रही है। कोमल संधू बी। बेटा बी कैसे हो जाएगा कोमल सबसे ठंडा? मर जाएंगे हम लोग अगर पृथ्वी सबसे ठंडी हो गई तो। देखो इसमें थोड़ा सा, वैसे पूरे सौर परिवार की बात की जाए तो जो सबसे ठंडा ग्रह है, सबसे ठंडा, ये है यूरेनस। ठीक है, यूरेनस है। इसका जो टेम्परेचर है वो -224 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो जो नेपच्यून है ये भी लगभग इतना ही ठंडा है। इसका भी टेम्परेचर -214 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो ऑप्शन के हिसाब से तो हमारा ये हो जाएगा ठंडा। बट सौर परिवार की बात कर रहा है तो यूरेनस होगा, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है। इस हिसाब से हम नेपच्यून लगा सकते हैं। और अगर बात की जाए कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस किस ग्रह का होता है, तो वो होता है बुध का। दिन के टाइम बुध का -370 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होता है, और +370 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होता है। और रात में ये करीब 117 या 170 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर रहता है। 170 है ये, 170 माइनस, तो जो इसका तापांतर होता है, टेम्परेचर डिफरेंस, ये सबसे ज्यादा है। ठीक, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। 16वां किस गैस की उपस्थिति के कारण, थोड़ा आज जल्दी करेंगे हम, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? किस गैस की स्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? ग्रीन प्लैनेट। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? आंसर दें आप लोग। तनुज जाट सी। हिंदी में क्या बोलते हैं किसको? यूरेनस को हिंदी में इसको बोलते हैं अरुण। यूरेनस हिंदी में अरुण कहलाता है, और वरुण नेपच्यून होता है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण जो है हरे रंग का दिखाई देता है? वरुण यानी नेपच्यून। बबलू कुमार वर्मा सी बता रहे हैं। और भाई और सबके आंसर कहाँ हैं? देखिए मीथेन गैस जो होती है, इसकी वजह से वरुण जो है ये हमें ग्रीन कलर में दिखाई देता है।
ठीक, सुमित गंगवार बी। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। 17वां, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, अरुण, वरुण, शनि या पृथ्वी? अरुण, वरुण, शनि या पृथ्वी, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। आंसर दीजिए आप लोग। अरुण, वरुण, शनि या पृथ्वी, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा डी बोल रहे हैं। डी कहां से हो जाएगा नंदलाल? हैं? डी कैसे हो जाएगा? पृथ्वी? ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन में नहीं है। इनमें से सबसे बड़ा ग्रह जो है सौर मंडल का वो जुपिटर है। जुपिटर यानी बृहस्पति। ठीक है, बट ऑप्शन की बात की जाए तो शनि जो है इनमें सबसे बड़ा बैठ रहा है। इसके बाद में है शनि यानी सैटर्न। बृहस्पति के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह शनि है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा उलट पुलट है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो हम उसको इग्नोर करते चलेंगे और हम कंफर्म भी करते चलेंगे। 18वां क्वेश्चन है, शनि ग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है। हाँ, ये भी देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्वेश्चन बनाने में। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, एटलस, टेलीस्कोप या लपेट्स? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है कौन सा? टाइटन, एटलस, लपेट्स या फिर टेलीस्कोप, कौन सा है? बताएंगे आप लोग, आंसर दीजिए इसका। किसी का आया? पूजा गुप्ता ए। नंदलाल, बृहस्पति है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा उलट पुलट है जिसको हम क्लियर करते चल रहे हैं। आंसर दीजिए आप लोग। ए बता रहे हैं सभी लोग जी, अभी बताया भी था टाइटन है ना? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है ये टाइटन है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? बहुत आसान है ये वाला, इसका तो सभी लोग बताएंगे ही। शुक्र, शनि, मंगल या वरुण? शुक्र, शनि, मंगल या वरुण? वरुण जो है हमारा नेपच्यून है, कंफ्यूजन देते हैं अरुण और वरुण। चलो इसका आंसर दो। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? पूजा गुप्ता सी। हाँ जी, और बताएं। और किसका है? तनुज ने डी बताया है, कोमल ने सी, सिंह साहब सी, नंदलाल यादव मंगल, और भाई महाकाल आर्मी सी। और बताएं आप लोग, और बताइए। लाल रंग का दिखने वाला ग्रह, देखो सही बता रहे हैं आप लोग। ऑप्शन नंबर 3 जो है मंगल, ये लाल रंग का दिखाई देता है आयरन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, आयरन ऑक्साइड जब बनता है तो वो रेड कलर का होता है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। सी है, सभी का करेक्ट है। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल यानी एंटार्कटिका, एंटार्कटिका पहुंचने वाला सबसे प्रथम व्यक्ति मैग्नल, ए वेस्पुची, पियरे या एमंडसेन, कौन था? बताएं भाई आप लोग। साउथ पोल पहुंचने वाला पहला व्यक्ति।
अंटार्कटिका महाद्वीप है जो, वहां पे पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? सी बता रहे हैं सभी लोग, या आंसर आया नहीं अभी तक? क्वेश्चन नंबर 20 का बताएं आप लोग आंसर। कोमल सी, सभी का सी आ रहा है। पियरे, और बताएं। पूजा गुप्ता 20 का सी बता रही हैं। महाकाल डी, सी डी, चलो महाकाल जी डी बता रहे हैं भैया। महाकाल आपका आंसर सही है। एमंड सेन है इसका आंसर। एमंड सेन जो थे ये साउथ पोल पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, और ये नॉर्वे के रहने वाले थे, और ये पहुंचे थे साउथ पोल दिसंबर 1917 में। 1917 है या 11 है, आई थिंक 11 है। 1911 में पहुंचे थे साउथ पोल। और साउथ पोल पे एक और खास बात है, जो पेंगुइन नाम का बर्ड होता है ये भी साउथ पोल पे ही पाया जाता है, नॉर्थ में नहीं पाया जाता। और हमारा भारत का जो गंगोत्री अभियान है ये भी साउथ पोल के लिए ही है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुपरनोवा है, या सुपरनोवा क्या है? क्या है सुपरनोवा की घटना? एक ग्रहिका, एक ब्लैक होल, एक पुच्छल तारा, या एक मृतप्राय तारा? मृतप्राय यानी एकदम मरने वाला। सी आ गया तनुज का आंसर, पुच्छल तारा। और भाई और सबका आंसर कहाँ है? देखो वीडियो को शेयर कर दो अगर शेयर नहीं किया है, और लाइक करो वीडियो को। 21 क्वेश्चन। सुपरनोवा क्या है? ग्रहिका है, ब्लैक होल है, उछल तारा है, या एक मृतप्राय तारा है? 21 का बी, राउडी बाबा का भी बी। और बताएं। पूजा गुप्ता का बी, कोमल का बी, सिंह साहब सी। और बताएं भाई सभी लोग। लक्ष्मी मौर्य सी, शैलेंद्र मौर्य ए, और लोग कहाँ हैं? देखो जो सुपरनोवा है, सुपरनोवा की जो घटना होती है वो होती है मृतप्राय तारा। जब तारा मरने वाला होता है तो बहुत जोर से इसमें शाइनिंग होती है, चमकता है, और फिर इसके बाद मर के ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। जब किसी तारे की डेथ होती है तो उसके मरने के बाद ये फिर ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है, और ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है तो ये हर चीज को अपने अंदर समा लेता है। पृथ्वी की, अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जून, जनवरी, सितंबर या मार्च? पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? बताएं आप लोग आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, फटाफट आंसर दें। पृथ्वी की उपसौर स्थिति कब होती है? देखिए उपसौर स्थिति यानी क्या होता है? उपसौर स्थिति यानी जब पृथ्वी जो है सूर्य के बेहद करीब होती है तो हम इसे उपसौर स्थिति कहते हैं। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य के दूर होती है तब हम इसे अपसौर स्थिति कहते हैं। उपसौर और अपसौर, और ये होती है हमारी जनवरी के महीने में। दिसंबर से स्टार्ट होकर जनवरी में होती है, और जनवरी में पिछला भी क्वेश्चन अभी देखा था कि जो सूर्य के करीब सबसे अधिक करीब आ जाती है सूर्य के पृथ्वी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी, जी बिल्कुल जनवरी के टाइम होता है उपसौर की घटना, और जुलाई के महीने में होती है अपसौर की घटना। ठीक, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है कितनी? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 मील, 121 मील, 111 किलोमीटर या 121 किलोमीटर? जुलाई में अपसौर, जी बिल्कुल जुलाई में अपसौर और जनवरी में उपसौर। राउडी कह रहे हैं 121। क्या बेटा 121? 121 क्या?
किलोमीटर, मील, यूनिट कौन लगाएगा? हैं? सुमित गंगवार सी, सुमित गंगवार बता रहे हैं सी। नंबर 3। और सबके आंसर कहाँ है? सिंह साहब सी। और भाई सबके आंसर कहाँ है? देखो जो सी बताया उनका एकदम करेक्ट है। 2 अक्षांश जो होते हैं पृथ्वी को हम इस तरह अक्षांशों में 90 ऊपर 90 नीचे, तो 2 के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 111 किलोमीटर होती है। अगर 111 किलोमीटर की डिस्टेंस पार कर रहे हो इसका मतलब है आपने एक अक्षांश पार कर लिया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं 24। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? ऑप्शंस हैं 66, 90, 169 या 360। बताइए भाई आप लोग, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर तनुज जाट सी बता रहे हैं। तनुज जाट कह रहे हैं सी। और बाकी का एक ही बंदा पढ़ रहा है क्या? बाकी लोग आंसर कहाँ है? ए, सी, बी, सुमित का बी, कोमल का सी। और भाई और सबके आंसर कहाँ हैं? देखो तनुज जाट 90, राउडी बाबा बी, तनुज जाट बी 90। और देखो 90 बोलने वालों के आंसर एकदम गलत हैं, 90 नहीं होते हैं। कुल अक्षांशों की जो संख्या होती है वो होती है 179। नहीं पता? बिल्कुल वेरी गुड, नहीं पता तो नहीं पता। ठीक, देखो कैसे होती है। ये होती है हमारी पृथ्वी, ये क्या होती है 0 डिग्री, क्या बोलते हैं इसको? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर। ठीक है, अब 90 डिग्री यहां तक आते आते हम यहां तक ऊपर के 90 नीचे के 90 टोटल कितने हो गए? 180। बट एक समस्या है, ये कोई रेखा नहीं है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये दोनों बिंदु हैं। तो हम यहां से एक माइनस कर देते हैं तो ये हो जाता है 178 रेखाएं। बट एक जो 0 डिग्री वाली है हम इसको भी अगर लेके चलेंगे तो टोटल अक्षांशों की संख्या हो जाती है 179। तो यही है हमारा करेक्ट आंसर 179। भूमध्य रेखा 0 डिग्री होती है, हम इसको भी कनेक्ट करके और जोड़ के चलेंगे तब हमारे 179 हो जाते हैं। और हम पोल्स को हटा के चलते हैं क्योंकि ये बिंदु हैं ना कि रेखाएं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 25। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? 4 मिनट, 1 घंटा, 15 मिनट या 12 घंटा? नंदलाल, हाँ बिल्कुल नोट कर लीजिए। और कोई और डाउट है तो आप कमेंट करिए, हम दोबारा से उसको बताएंगे। +1। देखो अगर अर्थ को हम 20 से आधा आधा करते हैं तो 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे, यानी 90 अक्षांश ऊपर रहते हैं और 90 अक्षांश नीचे रहते हैं। बट जो नॉर्थ पोल है वो एक बिंदु है और साउथ पोल भी एक बिंदु है, तो इनको हम बनाते हैं माइनस करते हैं तो दोनों के मिला के हो जाते हैं 178। और 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है इसको ऐड करते हैं तो टोटल अक्षांश हो जाते हैं 179। ठीक है, अभी इसका आंसर दीजिए आप लोग। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जाने में कितना समय अंतराल लगता है या कितना समय लगता है?
कितना समय अंतराल होता है? तनुज ए, बबलू कुमार ए, सुमित गंगवार डी। और भाई और सबका आंसर कहाँ है? 25। देखो ये क्वेश्चन दूसरा आ गया, सॉरी स्लाइड्स जल्दी स्लाइड हो जाती हैं तो फिर वो आंसर क्वेश्चन चेंज हो जाता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर, देशांतर क्या होते हैं? देशांतर यानी जो अर्थ को जब हम इस तरह से डिवाइड करते हैं तो ये जो लाइनें होती हैं ये देशांतर या लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं। तो एक से दूसरे तक जाने में कितना टाइम लगेगा ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो भाई जिसका आंसर ए है उनका करेक्ट है, भाई एक से दूसरे में जाने में 4 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, 4 मिनट्स का ये टाइम लगता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने में। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, एक होती है समय रेखा जो होती है 0 डिग्री अक्षांश, तो ये तो ऑप्शन से हट गया। अब एक होती है तिथि रेखा, वो कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर, 66.5 डिग्री अक्षांश या फिर 180 डिग्री देशांतर। देखो एक चीज, जो ये लाइंस होती हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं देशांतर, इंग्लिश में लैटिट्यूड्स। और जो ये लाइंस होती हैं इस टाइप से, गलत बन गई हैं, इस टाइप से जो होती हैं ये होती हैं, एक सेकेंड ये गलत बन गया है, जो ये लाइंस होती हैं ये होती हैं अक्षांश। हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूजन हो गई थोड़ा, इन्हीं को बोलते हैं लैटिट्यूड्स। और जो ये लाइंस होती हैं इस टाइप से, ये वाली, ये है हमारी देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड्स। तो अभी बताना है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी होती है। जो 0 डिग्री देशांतर है ये हमारी मानक समय रेखा है, ये टाइम लाइन है हमारी, टाइम लाइन। और इसके जस्ट पीछे से, यानी अगर ये 0 डिग्री है इसके जस्ट पीछे से गुजरेगी 180 डिग्री देशांतर, और ये होती है हमारी डेट लाइन। और ये कहां से गुजरी है? नेटवर्क सोलो है, शिवम कुमार। सोलो नेटवर्क किस टाइप का होता है मुझे नहीं मालूम। 0 डिग्री देशांतर, बेटा 0 डिग्री देशांतर जो है टाइम लाइन है, इसके जस्ट पीछे से आएगी हमारी 180 डिग्री देशांतर, ये होती है डेट लाइन। और ये कहां से गुजरी है? ये प्रशांत महासागर से गुजरी है, ठीक है। और ये वाली गुजरी है ग्रीनविच, कहां से? इंग्लैंड से। यूरोप के और भी कंट्रीज से ये गुजरती है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। ग्रीनविच में 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। उसका रिवर्स क्वेश्चन है, अब इसका फटाफट तो आंसर दे ही दो सभी लोग। नाना दलाल भाई, क्या है ये? पता नहीं क्या बोलते रहते हो तुम लोग, आपस में बात कर रहे हो हैं? आंसर दो चुपचाप से, आपस में बात नहीं करना है किसी को। 27 का आंसर, ग्रीनविच में 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है या क्या कहलाती है? बताओ फटाफट, क्या कहलाती है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अक्षांश रेखा, मकर रेखा या कर्क रेखा? हाँ, नंदलाल का आ गया एक, सिंह साहब का एक। चलो सभी लोग दे लोगे जहां तक मुझे आइडिया है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। ग्रीनविच मध्य रेखा तथा भारतीय प्रमाण समय रेखा, यानी जो ग्रीनविच टाइमलाइन है, क्वेश्चन नंबर 27, ग्रीनविच मध्य रेखा, जो ग्रीनविच टाइमलाइन है यानी 0 डिग्री जो लाइन है
उससे भारतीय प्रमाण समय के बीच कितना समय अंतराल है, यानी कितना टाइम डिफरेंस है हमारा ग्रीनविच से, हम कितना टाइम आगे या पीछे हैं। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। सबका सेकंड आ रहा है। और भाई बी, हाँ चलिए, सभी का लगभग आंसर सेकंड आ रहा है और ये एकदम करेक्ट है। जो भारतीय समय रेखा है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। पूर्वी देशांतर 82.5 पूर्वी देशांतर जो है ये भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है और ये 0 डिग्री से 5.5 घंटा आगे चलती है, यानी अभी इस वक्त जो इंग्लैंड में समय है वो हमसे 5.5 घंटा पीछे चल रहा होगा। चलो जी, बिल्कुल बी है भाई इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ग्रीनविच किस देश में है? अभी बताया है, अभी तुरंत बताया ना पिछले क्वेश्चन में। तो इसका आंसर बताइए, यूएसए, यूके, हॉलैंड, भारत, किस देश में है ग्रीनविच? ग्रीनविच रेखा किस देश से गुजरती है? ग्रीनविच किस देश में है या किस देश से गुजरती है ये रेखा? आंसर आया किसी का? शिवम कुमार बी, रोहित कुमार आर्मी, जय हिंद बेटा, जय हिंद। रोहित कुमार डी, कोमल संधू बी, राउडी बाबा बी, नंदलाल बी, महाकाल बी। सर कब आएंगे? सर भी आएंगे बेटा, सब लोग आएंगे। सर 10 बजे आएंगे लाइव, कुछ एएमडी से रिलेटेड जानकारी देने के लिए आएंगे वो। और जो पेपर लीक हुआ है कुछ उसका भी डिस्कशन किया जाएगा कि किस वजह से हुआ है, क्यों हुआ है, कहाँ हुआ है, और आगे जिनका लीक हुआ है जहाँ पे पेपर कैंसिल हुआ है उनका क्या किया जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, खाना वाना खाते जाइए साथ में। तो बात की जाए ग्रीनविच किस देश में है, तो भाई ये यूनाइटेड किंगडम यूके में है, इंग्लैंड, यानी वहां से ये गुजरती है ग्रीनविच रेखा और यहाँ से ही हमारा टाइम जो है डिसाइड होता है कि हम इनसे 5.5 घंटा आगे हैं। बहुत लोग खुश हो जाएंगे ना, कहीं तो आगे हैं इनसे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 30 है, इसको देखना है, बिल्कुल सबका सही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, तो देखते हैं कौन सा आग्नेय चट्टान का एक रूप है? आग्नेय चट्टान का एक रूप है। ऑप्शंस है मार्बल, हैलाइट, ग्रेनाइट या शेल। आग्नेय चट्टान का रूप है मार्बल, हैलाइट, ग्रेनाइट या फिर शेल। यूके जी, पूजा गुप्ता जी, यूके से गुजरती है ग्रीनविच लाइन। चलो इसका आंसर दो तुम लोग। 30 का ए 3, राउडी बाबा 3, महाकाल आर्मी सी 3। और भाई चलिए, जो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय यानी कि जो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा चट्टानें बनती हैं उन्हें हम ग्रेनाइट चट्टानें बोलते हैं। ऑलमोस्ट सभी का आंसर 3 है, वेरी गुड, पढ़ रहे हो तुम लोग, बढ़िया है, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। चूना पत्थर का कायांतरित रूप यानी परिवर्तित रूप, काया में जिसमें परिवर्तन हो जाए उसको बोलेंगे कायांतरित। तो क्या है? संगमरमर है, स्लेट है, ग्रेनाइट है या फिर क्वार्ट्ज है। चूना पत्थर का कायांतरित रूप संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट या क्वार्ट्ज। सी आने लगा सबका। और भाई सी, राउडी जी का सी। और बताएं, पूजा गुप्ता ए, राउडी बाबा 1 और सिंह साहब का 1। ए आ रहा है सबका आंसर लगभग। तो देखिए जिनका ए है उनका करेक्ट है, सी नहीं है इसका आंसर, संगमरमर। चूना पत्थर के ऊपर और ज्यादा प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ता है तो वो चेंज हो जाता है हमारा संगमरमर में, मार्बल में, व्हाइट कलर का जो होता है
इसी का ये ट्रांसफॉर्म फॉर्म होता है। और चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे जी। एक फर्स्ट है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा कैनाल किन दो ओशंस को जोड़ेगी? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, भूमध्य सागर एवं लाल सागर, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी है अरब सागर एवं हिंद महासागर, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर। आंसर बताएंगे आप लोग, क्या होगा इसका? पनामा कैनाल किन दो ओशंस को कनेक्ट करती है? आंसर आया किसी का? रोहित बी, कोमल का ए, महाकाल का सी, रोहित कुमार आर्मी का बी। और बताएं बच्चों, और बताइए, पनामा कैनाल किन दो महासागरों को जोड़ती है? महासागरों की बात हो रही है ना, सागर की बात नहीं हो रही है। तो थोड़ा अगर हम दिमाग लगाएं तो जो भूमध्य सागर आ रहा है ये तो ऐसे ही हट जाएगा ऑप्शन से। यहाँ भी सागर है तो ये सागर वाले ऑप्शन पहले ही हट जाएंगे। ये भी अरब सागर है, ये भी कट जाएगा। बचता कौन है? ऑप्शन नंबर 2, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। पनामा कनाल इन दोनों को जोड़ती है और ये मैनमेड कनाल है, यानी कि इंसान के द्वारा बनाई गई नहर है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ा करें, किन दो महासागरों को जोड़ रही है। अगर नहीं भी पता होता तो भी ये ऐसे ही आपका सॉल्व हो जाता क्वेश्चन, है ना। चलो 33, सुनामी किस भाषा का शब्द है? ये भी सबको पता होगा, मुझे नहीं लगता किसी कोई ऐसा हो जो ना पता हो। शिवम कुमार, एएमडी का पेपर लीक हो गया क्या? हाँ, कहीं कहीं पे हुआ है, बट सुकून की बात है कि लखनऊ में नहीं हुआ है। कुछ कुछ जगहों पे लीक हुआ है और कैंसिल भी हुआ है। और अभी 10 बजे सर डिस्कस करेंगे इस बारे में, ठीक है। चलो फटाफट आंसर दो तुम लोग भाई, जल्दी जल्दी। और नहीं दे रहे हो तो मैं आंसर बताते जा रही हूँ। सुनामी जो है, जो सुनामी है ये जापानी भाषा का शब्द है, सुनामी। ठीक है, टी से इसकी स्पेलिंग स्टार्ट होती है, सुनामी। ये जापानी भाषा का शब्द है। चलो 33 पे चलते हैं। हाँ भाई, सुनामी है तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर। लहर या तरंग, लहर गलत लिख दिया है, तरंग है, तरंग कर लेते हैं इसको। कौन सी तरंग है? तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली, यानी जो लिक्विड्स को क्रॉस नहीं कर पाएगी, उनसे पार नहीं हो पाएगी, वो कौन सी तरंग है? पी तरंगे हैं, एल तरंगे हैं, एस तरंगे हैं, या इनमें से कोई नहीं है? कौन सी तरंगे हैं? आंसर आ जाए आपके जल्दी जल्दी तो बढ़िया होगा, है ना। और फटाफट हम कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर कर पाएंगे। देखो भाई, जो एस वेव्स होती हैं, एस तरंगे, ठीक है, एस तरंगे होती हैं, ये लिक्विड को क्रॉस नहीं कर पाती हैं। ठीक है, अर्थ की कोर में जो लिक्विड है, ये तरंगे इससे मुड़ जाती हैं, इसको क्रॉस नहीं करती हैं, और पी तरंगे पार कर जाती हैं इसको। इन्हीं तरंगों से हम पता लगाते हैं कि पृथ्वी के केंद्र में क्या है ना। तो पृथ्वी का जो केंद्र है वो ठोस अवस्था में है, और जो इसकी आउटर लेयर है ये तरल अवस्था में है, और फिर जो इसके बाहर का पार्ट है वो फिर ठोस अवस्था में रहता है। इन्हीं तरंगों से ये अध्ययन किया गया है। ऐसा नहीं होगा ना कि कोई खुदाई करके अंदर जाएगा फिर देख के आएगा क्या है, जल के मर जाएगा वहीं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम आता है? सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम आता है या काम में लाया जाता है? सिस्मोग्राफ, ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखो मैं पढ़ देती हूँ। सागरीय तरंगों को, ज्वार भाटे को, भूकंपीय तरंगों को, या इनमें से कोई नहीं?
राउडी कह रहे हैं उसमें गोल्ड है। गोल्ड है तो खोद लाएंगे क्या हम लोग? इंसान के बस की बात नहीं है, अगर होती तो जा चुके होते पहले ही लोग। चलो इसका आंसर दो सी। भाई सी बता रहे हैं सभी लोग, भूकंपीय तरंगे। एग्जैक्टली एकदम सही करेक्ट आंसर है। सिस्मोग्राफ जो है ये भूकंपीय तरंगों या भूकंप को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न 36 नंबर, ये भी इसी से रिलेटेड है। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? सिस्मोग्राफ से बना है सिस्मोग्राफी, और सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? साइंस। सिस्मोग्राफी किस चीज का साइंस है? तो वही भूकंप का है, अभी जस्ट पहले हमने देखा है। ठीक है, और हम अब अगला प्रश्न देखते हैं जिससे कि फटाफट क्वेश्चन हो जाए हमारे। 37 कह रहा है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। भाई बताएं आप लोग, सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हे भाई तो पेपर चालू है, इधर कनेक्शन लो है। ऑप्शन है, मैं बढ़ देती हूँ, कोटोपैक्सी, या विसुवियस। कौन सा है संसार का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी? भाई बताएं आप लोग, ऑप्शन आंसर दीजिए। बी आ रहा है, सी आ रहा है, प्रदीप का सी आया है, रोहित का बी आया है। आवाज नहीं आ रही है कैसी? मेरा गला तो सही है, आपके प्रॉब्लम फोन में प्रॉब्लम हो सकती है। चलो देखो इसका जो आंसर है ये है ऑप्शन सी, किलायु। जो किलायु ज्वालामुखी संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है और ये अवस्थित है वेस्ट अफ्रीका में। ठीक है, चलो हाँ किलायु है, वेस्ट अफ्रीका में ये ज्वालामुखी अवस्थित है। और अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। थोड़ा सा स्पीड में काम करते हैं आज। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा कवच कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भूकंप को कहते हैं, ओजोन गैस को कहते हैं, ज्वालामुखी को कहते हैं, या नदियों को कहते हैं? किसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच? भाई सुरक्षा कवच, आवाज प्रॉब्लम कर रही है इसको। अच्छा अभी ठीक होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर अभी सही आ रही है तो मुझे कंफर्म कर दें। चलो सुरक्षा कवच जो हम कहते हैं वो हम कहते हैं ओजोन गैस को या ओजोन परत को, जो पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के ऊपर पाई जाती है और इसी की वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव है। अगर ये ना होती तो हमें जितनी हमें गर्मी की आवश्यकता है उतनी गर्मी ना बन पाती और फिर जीवन यहाँ पे संभव नहीं होता। चलो हाँ जी, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? सबसे ऊंचे की बात कर रहा है। ये जो टर्म्स हैं इन पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है कि सबसे ऊंचा, सबसे सक्रिय। चलो ऑप्शंस हैं, मैं पढ़ दे रही हूँ। माउंट पिंटबो, माउंट किलीमंजारो, माउंट ताल, या माउंट कोटोपैक्सी। बताएं भाई। हाँ थोड़ा माइक इशू कर रहा है, इस वजह से आवाज गड़बड़ हो गई होगी। और आंसर दीजिए आप लोग, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित विश्व का ज्वालामुखी कौन सा है? बी आ रहा है सबका, B2 या बी माउंट किलीमंजारो? देखो बच्चों, किलीमंजारो नहीं है, ये भी नहीं है, ये माउंट कोटोपैक्सी है। ये कहाँ पर है? ये साउथ अमेरिका के इक्वाडोर में है। ठीक है, ये याद रखना किस देश में है, ये इक्वाडोर देश में है। माउंट कोटोपैक्सी ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सब ज्वालामुखी पर्वत है। और किस पर्वत श्रेणी में है? ये एंडीज पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, चलो
इसको दिमाग में रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 40 ये देखते हैं, रिंग ऑफ फायर को आप निम्न में से किस महासागर से संबंध करेंगे? अटलांटिक, आर्कटिक, हिंद या प्रशांत? रिंग ऑफ फायर को किस महासागर से आप संबंधित करेंगे? इसका आंसर दें आप लोग जल्दी जल्दी। रिंग ऑफ फायर को आप इनमें से किससे संबंधित करेंगे? बी आ रहा है सभी का आंसर। बी बी बी, सभी लोग का बी। देखो बच्चों, बी नहीं है, आर्कटिक नहीं है। जो रिंग ऑफ फायर है ये पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर से संबंधित है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में पाई जाती है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। पैसिफिक ओशन है, रिंग ऑफ फायर बोलेंगे आग का गोला, हिंदी में आग का घेरा। हालांकि वो आग नहीं होगी बट आग जैसा दिखता होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? आल्पस, रॉकीज, एंडीज या हिमालय? जी बताएंगे इसका आंसर आप लोग। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, सबसे लंबी की बात कर रहा है, सर्वाधिक लंबी, सबसे ऊंची की बात नहीं कर रहा है, सबसे लंबी की बात कर रहा है, यानी ज्यादा से ज्यादा जमीन पे फैली होगी। आल्प्स, रॉकीज, एंडीज या हिमालय? जी एंडीज बेटा, स्पेलिंग गलत है आपकी, एंडीज। चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया मुझे। ए सी सबका आ रहा है। चलो जिनका सी है उनका एकदम करेक्ट है। जो एंडीज रेंज है ये पूरे साउथ अमेरिका में एकदम नॉर्थ से लेके साउथ तक फैली हुई है, तो ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। और सबसे ऊंची की बात की जाए तो ये हिमालय है। सबसे ऊंची चोटी हिमालय में ही पाई जाती है, माउंट एवरेस्ट। चलो अगला प्रश्न देखते हैं 42, एंडीज पर्वत का उदाहरण है। एंडीज पर्वत यानी किस टाइप के पर्वत का उदाहरण है? ये अवशिष्ट पर्वत है, वलित पर्वत है, ब्रंशोत पर्वत है या फिर ज्वालामुखीय पर्वत है? फटाफट आंसर दे डालो सभी लोग, फिर आगे बढ़ा जाए। एंडीज पर्वत उदाहरण है किस टाइप का? अवशिष्ट पर्वत का, वलित पर्वत का, भ्रंश पर्वत का या फिर ज्वालामुखीय पर्वत का? देखो बी आ रहा है लगभग, बी डी। तो देखो ये वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित यानी वलन के कारण, यानी फोल्ड के कारण, जब जमीन जो है, जमीन के टुकड़े एक दूसरे पे चढ़ने लगते हैं तो उससे जो पर्वत श्रृंखला बनती है वो वलित पर्वत है, एंडीज पर्वत। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? ये लिखा गलत है थोड़ा सा, श्वेत होगा, ये वाला श्वेत है ना। श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शंस हैं आपके, चोयू, मगाल, लोत्सो या धौलागिरी। श्वेत पर्वत के नाम से किसे जाना जाता है? निम्न में से श्वेत पर्वत के नाम से किसे जाना जाता है? चोयू, मकालू, लोत्सो या धौलागिरी? बी आया हुआ आंसर अभी तक, तो मैं बता देती हूँ, जो धौलागिरी है ये श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। और श्वेत पर्वत किस वजह से होगा? ठीक है, जो श्वेत रंग मिलेगा इसको, धवल रंग मिलेगा, वो बर्फ की उपस्थिति के कारण मिलेगा, इस वजह से हम इसे श्वेत पर्वत कहेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 44, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? बहुत आसान है, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे लगभग सभी लोग।
वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक गैस कौन सी है? आंसर दे सभी लोग जल्दी जल्दी। साइंस के एक्सपेरिमेंट्स भी बहुत हुआ करते थे। डी डी डी, बबलू का डी और फास्ट करो। पूजा गुप्ता ए, सी और बताएं, कोमल का सी, सिंह साहब 1। देखो भाई सी है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है वायुमंडल में, 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और बाकी जो बचती है वो अदर गैसेज हैं। कार्बन डाइऑक्साइड काफी कम मात्रा में, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, वरना कुछ लोग सोचो पोल्यूशन बढ़ रहा है तो CO2 ज्यादा होगी वायुमंडल में, ऐसा नहीं है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ पाया जाता है? वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ पाया जाता है, यानी कि किस मंडल में, किस जोन में पाया जाता है? आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल या क्षोभ मंडल? यानी कि ओजोन लेयर हमारी कौन से मंडल में पाई जाएगी? जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग। सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ पाया जाता है, किस मंडल में? देखो इसका जो आंसर है समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन लेयर सबसे मोटी पाई जाती है। ओजोन लेयर जो होगी समताप मंडल में पाई जाएगी। ठीक है, इसको याद कैसे रखना है? क्योंकि ये तापमान को ऐसे याद कर लो कि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं ये सबको एब्जॉर्ब कर लेती है और ताप कम कर देगी, तब जाके कुछ गिनी चुनी रेजेस हमारे अर्थ पे आती हैं, तो वो जो होगा मंडल, समताप मंडल, वहां से ओजोन की लेयर सबसे मोटी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 46। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? यानी बादलों का गरजना किस परत में होता है? आयन मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल या समताप मंडल? यानी कि बादलों का बनना या बादलों का गरजना कौन से मंडल में होता है? आयन मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल या समताप मंडल? आंसर आया नहीं अभी तक। चलो समय की कमी के कारण थोड़ा सा जल्दी करते हैं। देखो जो मेघ गर्जना होती है यानी बादल बनेंगे, गरजेंगे, वो होता है सब क्षोभ मंडल में, और ये हमारे वायुमंडल की सबसे निचली या सबसे पहली परत होती है क्षोभ मंडल। इसमें बादलों का गरजना, बिजली का कड़कना, पानी का बरसना यहीं पे होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु कहते हैं या डॉक्टर विंड? डॉक्टर वायु भी कहा जाता है। कौन सी स्थानीय पवनों को? फॉन, चिनूक, हरमटन या शिरोको? किनको हम हरमटन बोलते हैं, सॉरी किसे हम डॉक्टर विंड्स बोलते हैं या डॉक्टर पवने बोलते हैं? फॉन, चिनूक, हरमटन या शिरोक? देखो इसका जो आंसर है ऑप्शन 3 हरमटन है। ये अफ्रीका में चलती हैं पवने, पश्चिमी अफ्रीका में, वहां पे ये पवने चलती हैं और इनका स्थानीय नाम जो है वो डॉक्टर विंड भी है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? विश्व की बात कर रहा है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? मृत सागर, कैस्पियन सागर, वॉन झील या एरियल सागर? अराल सी भी बोलते हैं या एरियल सी। विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये है बच्चों
कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर ये सी है बट ये लैंडलॉक है, चारों तरफ इस पे स्थल खंड है, भूमि है, तो इसको झील भी माना जाता है और ये सबसे बड़ी झील है। जो सर्दियों में बारिश होती है वो इसी झील के कारण होती है, कैस्पियन सागर। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, 49th क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चंस। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? ये एक बार पहले भी आ चुका है क्वेश्चन मेरे ख्याल से, है ना? इसी सीरीज में आ चुका है, जीएस की सीरीज में, जीके की सीरीज बोले, जनरल स्टडीज या जनरल नॉलेज। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? टिटिकाका, विक्टोरिया, बैकाल या मृत सागर? नंदलाल जी सी बता रहे हैं, महाकाल सी, सी। चलो याद है तुम लोग को, अच्छी बात है। लेक बैकाल जो है ये सबसे गहरी झील है ना? सबसे ज्यादा गहराई पाई जाएगी इसमें। चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को याद है क्वेश्चंस, इसी टाइप से याद रखना है बाकी क्वेश्चंस। चलो 15th क्वेश्चन देखते हैं, 50। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील, लवणीय यानी सबसे ज्यादा नमक किस में पाया जा रहा है, या सबसे ज्यादा सैलिनिटी किस में है? तो ये जो झीलें हैं, कैस्पियन सागर, ईरी, वॉन झील या मृत सागर, किसमें सबसे अधिक लवणीयता है? कैस्पियन सागर, ईरी या वॉन झील या मृत सागर? ये भी हो चुका है क्वेश्चन आप लोगों का। देखो वॉन झील है इसका करेक्ट आंसर। ये सर्वाधिक सैलिनिटी रखती है ये झील, सबसे ज्यादा इसमें खारापन है, सर्वाधिक लवणीयता है इसके अंदर, तो ये है हमारी वॉन झील। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन भी करवा चुके हैं ना आप लोगों को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? कौन सी झील विश्व की सबसे बड़ी झील है? वर्ल्ड में बात की जा रही है, सबसे बड़ी। कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो यहाँ खारे पानी की और मीठे पानी की बात नहीं की है, सिंपली सबसे बड़े की बात की है। तो हम सी बताया जा रहा है, सी नहीं है बेटा, कैस्पियन सी है, ये सबसे बड़ी झील भी है, कैस्पियन सी। ठीक है, खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। अगर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात की जाए तो वो होगी लेक सुपीरियर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? देखो आ गया क्वेश्चन, विक्टोरिया, सुपीरियर, बैकाल या मिशिगन? चलो बताओ भाई आंसर। मीठे जल की झील कौन सी है? जस्ट इसके पहले बताया गया है ना? मीठे जल की बात की जाएगी तो लेक सुपीरियर, ये है अमेरिका में, अमेरिका की ये झील है, मीठे जल की सबसे बड़ी झील है, वो भी विश्व में, विश्व की बात कर रहा है ना? चलो भाई फटाफट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील। सर बेटा आने वाले हैं, बस थोड़ा सा वेट और कर लें, है ना? तब तक क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? देखो सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित झील है वो है लेक टिटिकाका। ये सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील भी है, यानी आप यहाँ नाव ले जाके नौकायान कर सकते हैं। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54।
किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? किसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? यानी झीलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किस झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं? लेक बैकॉल, ग्रेट बियर झील, करदा झील या लिंकनबर्ग झील? किसे कहा जाता है पर्ल ऑफ साइबेरिया? साइबेरिया यानी हमारा नॉर्थ पोल वाला रीजन है, जो नॉर्थ पोल वाला रीजन या रशिया का उत्तरी क्षेत्र। पर्ल ऑफ साइबेरिया हम किसे कहते हैं? ए बताया है पूजा गुप्ता ने जी, आपका बिल्कुल करेक्ट है आंसर। जो लेक बैकाल है ये पर्ल ऑफ साइबेरिया कहलाती है, सबसे गहरी झील भी यही थी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? ऑप्शंस हैं अरल सागर, कैस्पियन सागर, मृत सागर या सिर्फ सागर। तो ये तो सागर नाम की कोई झील नहीं है। 3 बचते हैं, एरियल सागर, कैस्पियन सागर, मृत सागर। रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कराया गया था। खारे पानी की झील है ये, सबसे बड़ी खारे पानी की झील। कैस्पियन सागर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बी बताया हुआ है सभी ने। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, पूरे अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी? लेक विक्टोरिया, लेक न्यासा, लेक टांगानिका या चाड? कौन सी होगी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील? चलो बता दो फटाफट सभी लोग, कौन सी होगी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील? देखो आंसर आया किसी का? सी आ रहा है, और कोमल संधू का आ रहा है 56 का ए। हाँ तो कोमल आपका बेटा एकदम करेक्ट है। लेक विक्टोरिया जो है ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, और अफ्रीका महाद्वीप में ही विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी प्रवाहित होती है, जो इसी झील से निकलती है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी रिवर है नाइल। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है? विक्टोरिया झील जो है वो किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है? तंजानिया, कीनिया, युगांडा, कीनिया, इथोपिया, सूडान, तंजानिया, जाम्बिया, जायरे, कीनिया, तंजानिया या मोजाम्बिक? मोजाम्बिक है, मोजाम्बिया नहीं है। तो इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन बाद में भी आप देख पाओगे, है ना। स्क्रीन पे थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, और मैं थोड़ा सा जल्दी करा रही हूँ, तो बता देते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, तंजानिया, कीनिया और युगांडा, इनके मध्य में स्थित है हमारी विक्टोरिया झील। ठीक है, अगर देखना चाहें तो मैप डाउनलोड करके भी उसमें देख सकते हैं, वहां पे दिख जाएगा। चलो 58 क्वेश्चन नंबर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? व्हाट अ क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? हनीमून लेक, टोबा, विक्टोरिया, चाड या टिटिकाका? हनीमून लेक यानी काफी ज्यादा लोग यहाँ घूमने फिरने जाते होंगे, इस वजह से ऐसा नाम पड़ा है। कौन सी लेक हनीमून लेक कहलाती है? जल्दी जल्दी बता दें आप लोग। चलो, टिटिकाका को हम हनीमून लेक भी कहते हैं। सबसे ऊंचाई पर स्थित ये झील थी, और सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील भी यही थी।
क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? बहुत मेरे ख्याल से आसान क्वेश्चन है, ये कराया भी जा चुका है पहले। किस देश को 1000 झीलों की भूमि भी कहा जाता है? फिनलैंड, थाईलैंड, नीदरलैंड या आयरलैंड? 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? चलो, और सभी लोग आ जाइए, देखिए सर का वीडियो स्टार्ट होने वाला है, तो सभी लोग जुट जाइए वीडियो से। ये पहले भी कराया जा चुका है क्वेश्चन। तो फिनलैंड को हम 1000 झीलों की भूमि या झीलों की भूमि भी कहते हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, शानदार क्वेश्चन है। चलिए, स्लाइड्स खत्म हो गई है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है देखिए एंजल वाटरफॉल जो है ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है, एंजल वाटरफॉल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फाइनली। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, अमेजन, मिसौरी, सेंट लॉरेंस या जिम्बेजी। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो भाई जो जिम्बेजी नदी है, जिम्बेजी नदी से संबंधित है विक्टोरिया जलप्रपात। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये वीडियो आज का यहीं इसी के साथ समाप्त होता है। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करें। और अभी आपके साथ सर जुड़ेंगे एएमडी से रिलेटेड कुछ जानकारी देने के लिए, क्योंकि आज आपका एग्जाम था और कुछ लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, कुछ बच्चों को कि कुछ हुआ है, कुछ डिस्प्यूट हुआ है, कुछ दिक्कत हुई है। तो अभी सर जुड़ेंगे, आप लोग बने रहिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।